आता है कि शोध होता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर तो हमें हमेशा से मिलता रहा है, क्योंकि पुस्तकों में और हमारे विद्वान बंधुओं ने हमेशा से शोध के बारे में सारी जानकारी हमारे सामने उपलब्ध कराई है। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर हमने कभी खोजने की आवश्यकता नहीं की। वो प्रश्न है कि शोध क्या नहीं होता। सवाल ये है कि जो शोध है, या अंग्रेजी में जिसे हम रिसर्च कहकर चलते हैं, कि जो चीज पहले से उपलब्ध है, क्या हम उसी का ही फिर अनुसंधान कर रहे हैं, या हम कुछ नया खोजने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम ये मानकर चल लेते हैं कि जो चीज जिन विषयों पर अभी तक अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों के बाद भी उनमें क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें फिर से खोजने और तलाश करने की आवश्यकताएं हैं। हम अक्सर इन्हीं भ्रम की स्थितियों में पड़े रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि शोध के लिए हमें समय दर समय अपने आप को भी और शोध के मानकों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में शोध में जो नई दिशाएं हमारे सामने उभर उभर कर आई हैं, जब तक हम उन नई दिशाओं को नहीं समझेंगे, हम कभी शोध कर ही नहीं सकते। पूरा का पूरा विश्व आज हमारे सामने तकनीक की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। जब हम शोध करते थे, हमारे पास तकनीक की आवश्यकताएं बहुत कम थी, या यूं कहें कि तकनीक की संभावनाएं बहुत कम थी। आज आपके हाथ में एक क्लिक पर विश्व का समूचा साहित्य उपलब्ध है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ई पुस्तकालय के माध्यम से ऐसे ऐसी पुस्तकें जो जिन्हें ढूंढने के लिए हमें अक्सर पुस्तकालयों में जाना पड़ता था, अब वो सारी पुस्तकें, लाखों की संख्या में वो पुस्तकें उन्होंने ई पुस्तकालय के माध्यम से सभी को उपलब्ध करा दी है, निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा दी है। हम लोगों ने ये परंपराएं तो समझ ली कि पुस्तकें हमारे पास आ चुकी हैं, और हमने उन पुस्तकों का अध्ययन करना भी आरंभ कर दिया, लेकिन शोध का मानक स्वरूप हम तकनीक के माध्यम से सोचने की कोशिश की ओर बढ़ते चले गए। हमने उस बौद्धिक संपदा का ध्यान नहीं रखा, जिस बौद्धिक संपदा के माध्यम से हमने तकनीक के द्वारा उसकी पहचान तो अर्जित कर ली, लेकिन उसमें क्या ऐसा है जिस पर हमें शोध करने की संभावनाएं बनी रहनी चाहिए। ये प्रश्न आज भी हमारे सामने हमेशा से है। समस्या ये है कि समय के अनुरूप भारतीय समाज में, भारतीय शिक्षा जगत में शोध के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की चेष्टाएं विश्वविद्यालय स्तर पर भी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर भी हो रही हैं, निरंतर बढ़ रही हैं। आज के समय में हम जानते हैं कि एपीए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, कि हम एपीए के आधार पर ही अपने शोध के प्रबंध में जो संदर्भ सूची है उसको तैयार करके चलते हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि भारत अपनी ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में वैश्विक संदर्भों में आज भी विश्व का न केवल सबसे प्राचीन साहित्य उसके पास उपलब्ध है, बल्कि उस साहित्य में मौजूद जीवन के जो सूत्र हैं, जिन्हें देखकर अन्य लोगों ने अपने अपने सूत्रों को आगे बढ़ाना शुरू किया, अपने अपने शास्त्रों के माध्यम से अपने अपने ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाना शुरू किया, हम उसी ज्ञान परंपरा से अपने आप को विमुख करते चले जा रहे हैं। हम आधुनिक संदर्भों को क्या प्राचीन जीवन दृष्टि के साथ देखने का प्रयत्न नहीं कर सकते? यदि हम उसको जीवन दृष्टि को परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक समन्वय स्थापित करते हुए शोध के अपनी स्वयं की दृष्टि अगर उपस्थित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिर एपीए जैसे मानक क्यों घंटों इंटरनेट पर बैठते हैं और जिस विषय पर हमें शोध कार्य करना होता है उससे संबंधित सामग्री को उठाना और ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्या शोध इंटरनेट पर बैठकर घंटों सामग्री को इकट्ठा करके अपने पास संचयित करके डाउनलोड करके एक लैपटॉप में इकट्ठा कर ले, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा शोध का आधा काम यही हो गया है? जब तक आप उस स्वयं पुस्तकालयों में जाकर, पुस्तकालयों की एक एक गैलरी में झांक कर, उन पुस्तकों के अंदर के मैटर में जाकर अपने आप को खुद डुबोएंगे नहीं, जब तक उसको जीने की कोशिश नहीं करेंगे, शोध की दिशा में कभी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। शोध का पहला चरण ही सबसे कठिन चरण होता है। हम अक्सर यही करते हैं, जब शोध का विषय का चयन करना होता है तो हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, जबकि शोध का विषय चयन ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि जिस दिशा में आपने जाना है, जिस दिशा में शोधार्थी ने अपना कार्य आरंभ करना है, उससे पहले लगभग 5 या 6 महीने तक उस विषय के संबंध में गहन अध्ययन, गहन प्रक्रियाएं उसके पास मौजूद रहनी चाहिए। आदर्श शोध की संभावनाएं तभी पैदा होती हैं जब आप जिस विषय में जाना चाहते हैं उस विषय के भीतर पूरी तरह से स्वयं को डुबो नहीं लेते, उसके एक एक पक्ष को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के उस पूरे परिवेश को जाने बिना यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए फिर आप एक दायरे में कैद हैं। और एक दायरे में कैद वस्तुएं आप जानते हैं, एक तालाब के पानी में और एक नदी के पानी में फर्क क्या होता है। तालाब का पानी एक जगह पर स्थिर रहता है और उसमें काई जमना शुरू हो जाती है।
ऐसे शोध प्रबंध लाइब्रेरी और विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, जिन्हें कोई बाद में पढ़ने का प्रयास नहीं करता। लेकिन वो शोध प्रबंध जो निरंतर नई दिशाएं हमारे सामने लेकर आती हैं, जिनमें नई संभावनाएं या नई ऊर्जा हमें प्राप्त होना दिखाई देना शुरू करती है, वो वही शोध प्रबंध होते हैं जो मानक दृष्टि से बहुत गहन अध्ययन और गहन विश्लेषण के उपरांत हमारे सामने उभर कर आती है। तो जो शोध ग्रंथ के ऊपर होती है, उसके ऊपर शीर्षक को इन्वर्टेड कामा उद्धरण चिन्ह में लिख देते हैं। अब ये नहीं पता कि उद्धरण चिन्ह लगता कहाँ है, किसी के कथन को जो क्या क्यों लाना ही उद्धरण चिन्ह है। अब डबल दोहरा, और यदि अकेला कहीं मिल गया तो वो होता है बात की स्थिति होती है और भाषा हमारी होती है, तब अकेला उद्धरण लगाते हैं। इनमें से तो कुछ होता नहीं, लेकिन मिल जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। आइए आगे चलते हैं। फिर क्या दिखाई देता है कि जब हम लेखन देखते हैं तो विषय चयन क्या किया गया है, कुछ भी हो, वो चाहे भाषा का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे तुलनात्मक हो, चाहे सर्वेक्षण आधारित हो, लिखना तो उन्हें वही है जो उन्हें मूल मंत्र मिला है। लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि हर एक का सिद्धांत अलग होता है। यहाँ तक कि भाषा और व्याकरण का भी सिद्धांत अलग होता है। हम समझते हैं तो उसे कुछ तो करें। व्याकरण में सदा क्या का उत्तर मिलता है? यदि कर्म संस्कृत में है और हिंदी में हुआ तो क्या हुआ बताएगा कि काम हो गया, लेकिन भाषा विज्ञान बताएगा क्यों हुआ। यदि ये नहीं बता रहे हैं तो भाषा विज्ञान नहीं, व्याकरण तक हम सीमित हो गए हैं, और वो भी शायद नकल की प्रक्रिया में सांस्कृतिक अध्ययन। ये शोध ग्रंथ है। और जब उनकी सिनाप्सिस देखते हैं यानी रूपरेखा, तो पहला चैप्टर तो होता है उनका प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व, दूसरा होगा उनका सामाजिक अध्ययन, तीसरा होगा सांस्कृतिक अध्ययन, चौथा होगा उनका आर्थिक संबंध, और पांचवा होगा सांस्कृतिक, अंतिम होगा और उपसंहार खत्म। यही से बचना होगा। यानी जब हम अध्ययन करेंगे गंभीर ढंग से, अपने शीर्षक के अनुरूप रूपरेखा बनाए, और जैसा कह रहे थे रुचि और गुरु प्रवृत्ति, यदि दोनों साथ हैं तो निश्चय ही सफलता अवश्यम भावी, शोध को दिशा अवश्य मिलेगी। सदी के अंत में और 21वीं सदी के प्रारंभ में जो विमर्शों पर काम हुआ है, चाहे वो दलित विमर्श हो, चाहे नारी विमर्श हो या आदिवासी विमर्श हो, उनमें आधे से ज्यादा सैद्धांत की कॉमन होती है। ये अलग बात है कि एक पुस्तक में से उन्होंने रेफरेंस नहीं लिया, दूसरे विद्वान में से पहले दे दिया, दूसरे में दूसरे में दिया, लेकिन ज्यादातर अब वो जिस विषय पे काम कर रहे हैं उसके एक या दो चैप्टर में वो निपटा देते हैं। तो न तो उस रचना को ही समग्र रूप से वो पढ़ पाते हैं। भाई हम ये नहीं कहते कि आप पूरा दलित लिटरेचर हिंदी का पढ़ लो, लेकिन जो आपका विषय है उसको तो मर्मज्ञ एक अच्छी तरह से उसका अध्ययन होना चाहिए। इसी तरह नारी विमर्श की बात आती है। अब पश्चिम का सारा कुछ आप लेके भले आए, वो सैद्धांतिकी में जानकारी आवश्यक है, सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। मैंने कुछ शोध गंगा पर ऐसे विषय देखे हैं जो सिर्फ विश्लेषणात्मक है, जिसमें शोध का कोई अंश दिखाई नहीं देता, और वो सब जो है वो ऑलरेडी उनको डिग्री मिल चुकी है। लेकिन हिंदी तर प्रदेशों में ये काम हो रहा है जहां तुलनात्मक साहित्य की संभावना है, तुलनात्मक शोध की, और ये काम बहुत आवश्यक है। हिंदी को अगर कुछ और आगे बढ़ना है तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हम जिसको कहते हैं, उस पर भी काम अच्छा हो रहा है अगर थोड़े से विद्यार्थी और अध्यापक हों। दूसरा तुलनात्मक सर, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखा शोध गंगा पे, बहुत से पिछले 10 साल में तुलनात्मक विषय पर शोध कार्य हुए, हमने अपने यहाँ पे भी करवाए। तो तुलनात्मक शोध से क्या होगा कि उसकी अपनी सीमा है, हमें यहाँ कोई वो उसके बारे में नहीं बताना सीमा और क्या है, लेकिन कम से कम दूसरे के आईने में
जब हम अपने साहित्य को देखेंगे तो बहुत कुछ जुड़ता है, और वो वही कर सकता है जो, जैसे पूना में या महाराष्ट्र में जो विश्वविद्यालय हैं, वहां पर 80% या 60% मराठी भाषी विद्यार्थी होते हैं, उनकी मातृभाषा मराठी होती है, वो मूल में पढ़ सकते हैं, और हिंदी उनकी अर्जित भाषा है। तो वो जितना मूल में पढ़कर शोध कार्य करेंगे, उतना अनुवाद के माध्यम से हम नहीं पहुंच पाते जो हिंदी भाषी प्रांत में। क्योंकि देखिए, साइंस में ज्यादातर क्या होता है कि कोई विषय दिया जाता है, अगर सही में उसमें भी वैसे हमारे जैसे लोग हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरा भी अनुभव है, हम वो कोई टीका नहीं के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन क्या है कि एक अध्यापक कोई भी विषय शोधार्थी को दे, उस पर कम से कम उसका एक रिसर्च पेपर आना चाहिए। अगर ये हम कर लें आइडियल, ये उससे अपना ही फायदा है, और तब हम उस विषय को देते हैं तो बहुत कुछ हमारे, क्योंकि अब क्या है, हमने विषय तो दे दिया, अब हमारे लिए भी पूरा पढ़ना बाकी है अभी, तो हम क्या उसमें उसको विशेष कर पाएंगे। तो आत्मनिरीक्षण भी है, लेकिन विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की संयुक्त जवाबदारी है। ये हमारी भारतीय अस्मिता का ही नहीं, हिंदी गौरव का भी महत्व है कि हम अपनी